बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी चैप्टर नंबर 1 का आज सेकेंड लेक्चर है और एक क्विक रिकैप कल के लेक्चर के बारे में। सर जी क्विक रिकैप कल के लेक्चर के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद आज की लेक्चर। सर जी हमने स्टोरी शुरू की थी, कारोबार है। कारोबार सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है और कंपनी भी हो सकता है। शुरू में नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप से लोग शुरू करते हैं, बिजनेस करते हैं, अकेला बंदा होता है, बिजनेस रन कर रहा होता है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, डिसीजन मेकिंग हाथ में होती है, कारोबार करता है, कारोबार चलता है, प्रोग्रेस होती है, लेकिन लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है? जब भी मैं कहूँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो आपके दिन में फौरन आना चाहिए इस बंदे को अपनी जाती जायदाद बेच के भी कारोबार का नुकसान पूरा। सर डन हो गई बात, आगे आ जाइए। सर ये सोल प्रोप्राइटरशिप की बात थी और सोल प्रोप्राइटरशिप में उसने कहा था कि जनाब कारोबार है अपना, बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी। और सोल प्रोप्राइटरशिप में ये वाले हमने आपको इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए थे। जी सर, हम जो अगली बात आपके साथ करने लगे थे वो ये कि अपना सोल प्रोप्राइटर अपना कारोबार कर रहा है। सर दो तीन बातें जो काम की है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप की कोई अलहदा शनाख्त नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप की कोई अलहदा शनाख्त नहीं है, ये पकड़ लीजिए सही। कोई अलहदा शनाख्त नहीं, ये बड़ी अहम बात है। जिसने कंपनी ने इससे मुख्तलिफ होना है इन बेसिस पर, जिस पर मैं आज जोर दे रहा हूं। कल तो मैं ओवरऑल पढ़ा रहा था। सर जी जायदाद बेचकर नुकसान पूरा करना पड़ेगा, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है क्रिएट करने की, कंपनी में भी है, पार्टनरशिप में भी है। सर जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल कहलाता है। अच्छा जनाब आगे चलते हैं, पार्टनरशिप की बात करने लगा हूं। पार्टनरशिप की क्या बात होगी? अच्छा जनाब, पार्टनरशिप की जब हम बात कर रहे थे तो अपना कारोबार कर रहे हैं, पार्टनर्स मिलके कर रहे हैं। पार्टनरशिप बिजनेस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए पर्सन बाय। पार्टनरशिप बिजनेस की कोई अलहदा शनाख्त नहीं है। और फिर वो कल वाली बात, ए बी शूज का मतलब है मिस्टर ए और मिस्टर बी, अलहदा शनाख्त नहीं है। तीसरा, पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल जॉइंटली विद अदर पार्टनर्स, मस्ट कंप्लाई विद पार्टनरशिप एक्ट। और ये सारी बातें, यहां पर भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, यहां पर भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। और अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज द इन द बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो ये सारी बातें कल डिस्कस हो चुकी थी। दो बातें अहम है जो आज करने जा रहा हूं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात नंबर 1, अलहदा शनाख्त नहीं होती पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब है, पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब है पार्टनर, मिस्टर ए मिस्टर बी। दूसरा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तीसरा, कानून है जिसको पार्टनरशिप एक्ट कहते हैं। चौथा, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल। जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसे पार्टनर कैपिटल कहा जाता है। सर जी अगर ये सारी बातें आपको समझ आ गई, अब मुझे आगे चलना पड़ेगा। अब कंपनी की बातें हैं और अब वो डिफरेंशियल ध्यान से सुनना जो पहले आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। सर
सर जी देखिएगा, मैं अब यार ये वाली ना है जी। लो जी, एक कंपनी है, मैं असल में पहले आपको क्या पढ़ाने लगा हूं, मैं आपको पढ़ाने लगा हूं शेयर्स का कॉन्सेप्ट, शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट, शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट और शेयर होल्डिंग का कॉन्सेप्ट। ये 4 कॉन्सेप्ट अभी आपको बताने लगा हूं। अकेला बंदा शुरू हुआ था, पार्टनर्स मिल गए थे तो पार्टनरशिप थी। अच्छा, अब ये कंपनी की तरफ आ गया। अच्छा, कंपनी में जब कंपनी का असूल क्या होता है, कंपनी में जितना पैसा टोटल होता है ना, इन्वेस्ट होता है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है और उसका एक सबसे छोटा हिस्सा या एक हिस्सा उसको शेयर कहा जाता है। मिसाल के तौर पे कंपनी है, उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट है 10 मिलियन की और इस इन्वेस्टमेंट को छोटे हिस्से में तकसीम किया गया और इसका एक हिस्सा क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। लेट से वो एक हिस्सा शेयर है और वो ऑफ ₹10 ईच। तो उसने इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 मिलियन, इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1 मिलियन की थी और उसमें इस इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है शेयर कैपिटल और इसको हिस्सों में तकसीम कर दिया, 10-10 रुपए के 1 लाख हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब ये कहा जाएगा 1 लाख हिस्से हैं, यानी 1 लाख शेयर्स। यार मेरी बात समझ आ रही है? टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख, हिस्से कितने, 1 लाख। एक हिस्से को शेयर कहते हैं और एक हिस्सा कितने का है, 10 रुपए का है। सर जी ये जो कल मैं हिस्से और हिस्सस बता रहा था, ये गेम है असल में, मैं कल प्रेजेंट नहीं कर पाया था और ये जो भी हमने टाइम इन्वेस्ट किया वो असल में इसीलिए किया कि मैं ये लिख के आपको समझा सकूं। सर लेट्स से 5 लोग हैं, A, B, C, D और E। A ने ने 20,000 शेयर्स लिए, B ने 5,000 शेयर्स लिए, C ने 10,000 शेयर्स लिए, D ने 25,000 शेयर्स लिए और E ने 40,000 शेयर्स लिए। ये टोटल शेयर्स 5 शेयर होल्डर्स ने, 5 मालिक हैं जिन लोगों ने इतना इतना बिजनेस के शेयर लिए हैं, इतने हिस्से लिए। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? इनको कहा जाता है शेयर होल्डर्स। जिनके पास शेयर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, शेयर होल्डर्स। कितने हिस्से हैं, जितना भी हो, एक शेयर भी हो तो वो शेयर होल्डर होगा।
जिसने शेयर लिए हुए उसको क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर। टोटल कंपनी में कितना शेयर कैपिटल था? 10 लाख का। कितने हिस्से किए गए? 1 लाख। और 1 लाख हिस्से में कुछ ए ने, कुछ बी ने, कुछ सी ने, कुछ डी ने, कुछ ई ने हिस्से ले लिए, इनको कहा जाएगा शेयर होल्डर। अब शेयर समझ आ गया, शेयर कैपिटल समझ आ गया, शेयर होल्डर समझ आ गया। अब आखिरी पॉइंट है शेयर होल्डिंग। कितने फीसद हिस्सा इसके पास है, इसे कहते हैं शेयर होल्डिंग। गौर करना, 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये कितना हो गया? 20%। ऐसा ही है ना भाई, ये 20%। यानी ए के पास कितनी शेयर होल्डिंग है? 20%। बी के पास कितनी है? 5%। सी के पास 10%। डी के पास 25%। ई के पास 40%। इसको कहते हैं शेयर होल्डिंग। सर जी मेरी बात पिक कर पाए? ये असल एक बेस है कि यार कंपनी में ये सारी चीजें, शेयर क्या है, शेयर होल्डिंग क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, शेयर असल में शेयर असल में हिस्सा है। टोटल इन्वेस्टमेंट को छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, उसके एक हिस्से को शेयर कहते हैं, ज्यादा हिस्सों को शेयर्स कहते हैं, यानी हिस्सस कहते हैं। जिस बंदे ने ये हिस्सा लिया होता है उसको शेयर होल्डर कहते हैं। जितने टोटल कंपनी के जितने हिस्से हैं, उसने जितने % हिस्से लिए हुए हैं उसको शेयर होल्डिंग। यार मुश्किल तो नहीं है? लो सर, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो बस। सर, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेयर। जितनी अमाउंट इन्वेस्ट की होती है ओनर ने कंपनी के अंदर, उसे शेयर्स की सूरत में प्रेजेंट किया जाता है और उसे क्या कहा जाता है? शेयर कैपिटल कहा जाता है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर इट्स ओनर्स। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर इट्स ओनर्स। क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय कंपनीज एक्ट 2017। सर, कंपनी को बनाए, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ओनर होते हैं। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में कौन ओनर था? वो पार्टनर ओनर था, सोल प्रोप्राइटर ओनर था। यहां पर कौन ओनर है? शेयर होल्डर ओनर है। क्रिएटेड बाय द प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2017। सर, ये प्रोसेस के जरिए बनती है कंपनी। कंपनी के लिए कानून है, उस कानून का नाम है कंपनीज एक्ट 2017। सर, कंपनी इज अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। सर, कंपनी, सर सोल प्रोप्राइटर की कोई अलहदा शनाख्त, सर पार्टनर्स में पार्टनर्स की और बिजनेस की अलहदा शनाख्त, सर कारोबार की और मालिक की अलहदा शनाख्त नहीं है, ना सोल प्रोप्राइटर में ना पार्टनरशिप में, लेकिन कंपनी में उसकी अलहदा कानूनी हैसियत है। सर, इसका मतलब समझते हैं? अगर ए डायरेक्टर है प्राइवेट लिमिटेड का, कोई बंदा ए को आगे कहे भाई पैसे दो, तो वो कहेगा जाओ कंपनी से जाके लो, मैं जाती तौर पे तुम्हारा मकरूज नहीं हूं, बिजनेस मकरूज है, बिजनेस देगा। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? तो कानून बिजनेस की अलहदा शनाख्त है। उस बंदे ने केस कर दिया, वो मिस्टर ए के खिलाफ केस कर सकता है? नहीं कर सकता। किसके खिलाफ करेगा? ए प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ केस करेगा। उसकी अलहदा कानूनी हैसियत है। जिसकी अलहदा कानूनी हैसियत है वो उधार पे चीजें दे भी सकता है, वो उधार पे चीजें ले भी सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो प्रॉपर्टी उसके नाम हो सकती है, वो एसेट उसके नाम हो सकते हैं, केस कर सकता है, केस हो सकता है। सर जी मेरी बात समझ आ रही? अलहदा कानूनी हैसियत होती है।
कंपनीज आर मैनेज्ड बाय देयर डायरेक्टर। कंपनीज को मैनेज करना है डायरेक्टर्स। अब कंपनी इंसान तो नहीं है, अपने फैसले खुद तो नहीं कर सकती। सो प्रोप्राइटर में कारोबार चलाने वाला बंदा कारोबार का हिस्सा समझा जाता था और वो इंसान है, खुद फैसले करेगा। लेकिन यहां पे कारोबार चलाने वाला बंदा और है, मालिक और है। ये जो कंपनी है इसकी अलग कानूनी हैसियत है, लेकिन ये कोई इंसान तो नहीं है, आखिर तो इसको भी कुछ चलाएगा। जो बंदा इस कंपनी को मैनेज करता है उसे क्या कहा जाता है? डायरेक्टर कहा जाता है। सर जायदाद बेचनी पड़ जाती है सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के केस में, लेकिन यही जायदाद नहीं बेचनी पड़ती। शाबाश। क्यों? सर एक गेम है इसके अंदर, वो ये कि अगर 100 रुपए की परचेज की थी आइटम उधार पे, 70 रुपए की आइटम बेच दी, 30 रुपए का नुकसान हो गया। अब जरा बात ध्यान से सुनना, 70 रुपए की आइटम बेची, 70 रुपए हाथ में आ गए, 70 रुपए हमने किसको दे दिए? जिसके पैसे देने थे उधार पे, जिससे चीजें लाए थे। अभी 30 रुपए का नुकसान आ गया, क्या इंडिविजुअल को, सोल प्रोप्राइटर को ये 30 वापस करने पड़ेंगे? यस। कैसे? चाहे अपनी जायदाद ना बेच के वापस करे, इसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। हाँ, अगर ये कंपनी होती तो कंपनी अपने सारे एसेट्स बेच के, कंपनी अपने सारे एसेट्स बेच के वो कर्ज अदा करेगी। लेकिन अगर फिर भी कर्ज रह गया तो क्या कंपनी का मालिक अपनी जायदाद बेच के वो कर्ज अदा करेगा? क्योंकि कंपनी में लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। कंपनी में जायदादें, अपनी जाती जायदादें कारोबारी डेटर्स के लिए नहीं बेची जाती, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में बेचनी पड़ जाती। सही समझ आ रही है? ये लायबिलिटी इज लिमिटेड। अच्छा, यहां पे ना एक बात और है, बड़ी ध्यान से समझना। कंपनी की अपने डेट्स के हवाले से लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कंपनी के ऑनर की लायबिलिटी लिमिटेड है। ये दो अलग-अलग बातें। कंपनी के अपने पास है 100 रुपया, कंपनी को 30 रुपए का नुकसान हो गया है, कंपनी ने 30 रुपए क्रेडिटर के देने, तो क्या कंपनी अपने पास से 100 में से 30 देगी? यस। कंपनी के पास जितने एसेट्स हैं वो सारे बेचकर भी अदायगी करनी पड़ेगी, करेगी। लेकिन कंपनी का मालिक जो कि शेयर होल्डर है, क्या वो अपने जाती एसेट बेच के पैसे नुकसान पूरा करेंगे? नो। यार मेरी बात समझ आ रही है? कंपनी खुद तो अनलिमिटेड लायबल है, अपने सारे एसेट्स बेच के भी कर्ज अदा करेगी अपना, लेकिन कंपनी का मालिक कंपनी के पैसे अदा करने के लिए अपनी जायदाद नहीं बेचेगा, उसकी लायबिलिटी। तो ऑनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती, लिमिटेड होती है। कंपनी की अपनी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड ही होती है। और सर क्या ये 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? शेयर, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर और शेयर होल्डिंग। यस और नो? डन? लो आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के फीचर्स क्या? पहला, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन समझते हैं? यस। जिसको अल्लाह बनाए वो नेचुरल, जिसको इंसान बनाए वो आर्टिफिशियल। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन। सर जी आपको पता है नेस्ले की कितनी उम्र हो गई है? 150 साल। कंपनी है ना, बंदा होता तो फुड़क फुड़क गया होता सर। आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन जिंदा होता है, मरता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है। आर्टिफिशियल पर्सन है ना सर। शेयर होल्डर तब्दील होते गए, कंपनी चलती गई।
मालिक बदल गए ना, बाप के पास जो शेयर थे वो बच्चों के नाम ट्रांसफर हो गए, कंपनी चल रही। सर जी, कंपनी एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन कौन है? वो बंदा जो इंसान ने बनाया, और नेचुरल पर्सन हुआ जो बंदा जो अल्लाह ने बनाया है। सर अब चूंकि ये पर्सन है तो इसके खिलाफ केस हो भी सकता है, ये केस कर भी सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकता है, इसके राइट्स ऑब्लिगेशन भी होते हैं, ये उधार दे भी सकता है, ले भी सकता है, ये एसेट्स को प्रॉपर्टी को ओन भी कर सकता है, और ये डेट्स रिसीव भी कर सकता है। हाँ एक बात इसने बड़ी काम की यहाँ पे लिखी हुई है, कहता है अगर एक बंदा कंपनी को ओन करता है तो उसके कंपनी के शेयर्स उसके नाम पर होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो एसेट्स हैं कंपनी के वो उसके नाम होंगे। कंपनी के एसेट्स कंपनी के नाम पर होते हैं, और जो बंदा कंपनी का मालिक है उसके नाम कंपनी के शेयर्स होते हैं। यानी कंपनी के नाम प्लॉट है और मिस्टर ए कंपनी का शेयर होल्डर है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये प्लॉट मिस्टर ए के नाम होगा। नो, ये प्लॉट कंपनी का है तो कंपनी के नाम पर होगा। हाँ कंपनी के शेयर्स मिस्टर ए के नाम पर होंगे। भैया मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको एक और बात बताऊं, मिस्टर ए को इस प्लॉट का मालिक नहीं समझा जाएगा, मिस्टर ए को इस कंपनी का शेयर होल्डर समझा जाएगा और कंपनी को प्लॉट का मालिक समझा जाएगा। शायद मैंने कल मिसाल दी है कि डेस्कॉन के नाम पर गाड़ी थी, हुई है बात? गाड़ी डेस्कॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम पे थी, करीम मजीद हबीब के नाम पर नहीं थी, इदारे के नाम पर है, कंपनी के नाम पर है। क्यों? सर आर्टिफिशियल पर्सन है। सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में वो बिजनेस के नाम होने का मतलब होता है मालिक के नाम पर है, लेकिन कंपनी के केस में कंपनी के नाम पर होने का मतलब ये नहीं है कि मालिक के नाम पर है। मालिक के नाम पर शेयर है, कंपनी के नाम पर प्लॉट है। और सर यस और नो? तो भैया उसकी एक अलहदा शनाख्त है, अलहदा हैसियत है। सर कंपनी को कौन चलाता है? डायरेक्टर। और मैंने कल कहा था डायरेक्टर आर जस्ट लाइक द ड्राइवर ऑफ द कार। तो डायरेक्टर ड्राइव करते हैं, कंपनी को चलाते हैं, कंपनी के फैसले करते हैं। और नॉर्मली ड्राइवर्स या जो कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर्स होते हैं, नॉर्मली ये खुद मालिक भी होते हैं, खुद शेयर होल्डर भी होते हैं। लेकिन बड़ी कंपनी में ऐसा हो जाता है कि ये मालिक चलाने वाला कोई और होता है और मालिक कोई और होता है। कंपनी को भी टैक्स लगता है, हाँ जी। कौन अदा करेगा? जो कंपनी को चलाने वाले लोग हैं, कंपनी को खुद अदा करना होगा। कंपनी अगर कानून की खिलाफ वर्जी करे तो कंपनी का भी चलान हो जाता है, कंपनी को भी फाइन हो जाता है, हाँ जी। और वो कौन अदा करेगा? कंपनी खुद अदा करेगी। सर फिर मैं इसने कहा था मिस्टर जाहिद ने कंपनी बनाई है, एसएमसी कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी को, एसएमसी कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी को। अगर मिस्टर जाहिद ने कोई कंपनी बनाई है और वो एसएमसी है यानी सिंगल मेंबर कंपनी है, तो वो ये बात कहता है कि जनाब सपोज मिस्टर जाहिद सेट अप लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड विद 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। Mr. Zahid and ABC SMC Private Limited for the purpose of the law would be two separate persons. Both would have separate legal existence. अगर मिस्टर जाहिद ने कंपनी बना भी दिया और वो सिंगल मेंबर कंपनी भी है तो भी मिस्टर जाहिद एक अलहदा पर्सन है और वो एबीसी एसएमसी अलहदा पर्सन है। दोनों की अलहदा कानूनी हैसियत है। सर
कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी। सर अगर अलहदा शनाख्त है तो इससे क्या नतीजा निकलेगा? सर पहली बात, लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? लिमिटेड, कंपनी की नहीं, ओनर्स की। शाबाश। दूसरा, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल। सर कंट्रोल सेपरेट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कंपनी को चलाने वाला डायरेक्टर है, कंपनी का मालिक शेयर होल्डर है, दो अलग-अलग लोग हैं। ओनरशिप और चीज है, कंपनी को चलाना और कंट्रोल करना और चीज है। कंपनी को चलाने वाला ड्राइवर डायरेक्टर है, वो अलहदा है। ओनरशिप कंपनी का मालिक अलहदा है। तो दो अलग-अलग लोग हो सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। सर ओनरशिप ऑफ द कंपनी ट्रांसफर हो जाती है। मिस्टर ए शूज बना रहा था ना, तो मिस्टर ए शूज का मतलब मिस्टर ए था और मिस्टर ए का मतलब ए शूज था, ठीक है ना। लेकिन वो कहता है मिस्टर ए गया, इसका मतलब है अब ए शू भी गई। यहां पे एक बंदा मरा और फिर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई और वो कंपनी चलती रही। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई और वो कंपनी, अभी मैंने बात की है नेस्ले की, 150th एनिवर्सरी उन्होंने बनाई थी। वो गेम क्या थी? सर लोग जिन्होंने बनाया वो मार खप गए, अब उनके बच्चे या उनके पोते हैं, कंपनी चल रही, चलाने वाले हो रहे हैं, मालिक हो रहे हैं, और ओनरशिप क्या होती जा रही है? ट्रांसफर होती जा रही है। परपेचुअल सक्सेशन है सर, एग्जिस्ट करती जा रही है और सक्सेशन होती जा रही है, अगले लोगों के पास ट्रांसफर होती जा रही है, कंपनी मार नहीं रही कंपनी। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। सर वो कहता है द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स एंड शेयर होल्डर्स आर इट्स ओनर। सर हमने शेयर होल्डर के बारे में बात कर ली है। अच्छा, दो लफ्ज अलग-अलग हैं, मेंबर्स और शेयर होल्डर, ये दो लफ्ज अलग-अलग है, ऑल्दो इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है, कुछ डिफरेंस है। अभी आगे चैप्टर में इंशाल्लाह जब डेफिनेशंस करा रहा हूँ तो आपको ये करवा दूंगा। हु कैन ओन शेयर्स, कौन बंदा शेयर्स खरीद सकता है? कोई भी लीगल पर्सन शेयर खरीद सकता है, कोई इंसान खरीद सकता है, कोई फर्म खरीद सकती है, इवन कंपनी अलहदा शनाख्त है वो दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है। तो a legal person can own shares. This include other companies. It is very common in practice for some companies to own some or all of the shares of the other company. यानी कंपनी ए लिमिटेड के शेयर्स किसने खरीदे हुए हैं? बी लिमिटेड ने खरीदे। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है सर। शेयर ट्रांसफर, when shares are transferred, the right associated with the shares such as the right to receive a portion of any dividend paid by the company or the right to attend and vote at general meeting of the company are transferred to the new owner. सर वो कहता है जब शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है तो जो राइट एसोसिएटेड होता है विद द शेयर्स सच एज द राइट टू रिसीव a portion of dividend or the right to attend or vote in general meeting are transferred to the new owner. सर जब आपने किसी बंदे को गाड़ी दे दी तो सिर्फ गाड़ी दी है कि बल्कि गाड़ी चलाने का राइट भी दे दिया? दे दिया। गाड़ी बेचने का राइट भी दे दिया? दे दिया। और यस और नो इसी तरह ही जब आपने किसी को शेयर दे दिया तो अब सिर्फ शेयर नहीं दिया, अब डिविडेंड भी उसको मिलेगा। यस और नो? उस कंपनी में जो मीटिंग होगी उसका नोटिस भी नए मालिक को आएगा जिसको आपने शेयर बेच दिया। यस और नो? वो कहता है भैया शेयर ट्रांसफर करने का मतलब है शेयर से मुंसलिक सारे राइट्स भी ट्रांसफर कर देना।
यानी डिविडेंड का राइट भी ट्रांसफर कर देना, मीटिंग में वोट करने का राइट भी ट्रांसफर कर देना, मीटिंग को अटेंड करने का जो नोटिस आना है उसका राइट भी क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना। परपेचुअल सक्सेशन, वो कहता है द चेंज इन ओनरशिप और इवन द डेथ और बैंकरप्सी ऑफ ओनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। वो कहता है बंदा मर गया, अगर शेयर होल्डर मर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रही। क्यों? कंपनी की अलहदा शनाख्त है। ओनरशिप बदल गई, इवन को बंदा मर गया या बैंकरप्ट हो गया ओनर, तो उसको कंपनी की एग्जिस्टेंस से कोई फर्क नहीं। सर आपको पता है दो पार्टनर हो, एक पार्टनर मर जाए तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, यस और नो? यहाँ पर खत्म नहीं होती, कंपनी चलती रहती है। इसी को कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ये एग्जिस्टेंस में रहती है, खत्म नहीं होती। जी, सिंगल मेंबर कंपनी का एक ही मेंबर था, वो बंदा मर गया तो कंपनी रहेगी या खत्म हो गई? कंपनी रहेगी। कंपनी की अलहदा शनाख्त है, बंदे की अलहदा शनाख्त है, उसके शेयर उसके बच्चों को मुंतकिल हो जाएंगे, यस, कंपनी रहेगी। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है सिंगल मेंबर कंपनी थी, बंदा मरा है, अब सिंगल मेंबर नहीं, उसके दो बच्चे थे, जो शेयर दोनों बच्चों में इक्वली तकसीम हो गए, अब वो सिंगल मेंबर कंपनी रही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा भी हो जाता है। लेकिन बंदे के मरने से कंपनी मर जाएगी? नहीं, कंपनी का गला घोट के आप मारना पैदा, कंपनी नहीं मरती, कंपनी चलती रहती है। ठीक है, कैसे मरती है कंपनी? वाइंडिंग आपके चैप्टर में पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 12 में। कंपनी की सोल प्रोप्राइटरशिप क्यों स्टार्ट करते हैं जबकि सिंगल मेंबर कंपनी हो सकती है? यही सवाल आपने किया ना। सर इसका जवाब ये है, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आज सोचा कल काम शुरू कर दिया, कंपनी को बनाने की लीगल फॉर्मेलिटी है, ठीक है, ये बात होती है। सोल प्रोप्राइटर पे टैक्स कम लगता है शुरू में, जब तक उसकी इनकम बहुत ज़्यादा ना हो जाए। कंपनी पे टैक्स 29% लगना है। सर लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी जो है शेयर होल्डर्स जो ओनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ से हिस्सा कट रहा है, आप लोग जब ये पढ़ रहे हो तो इसके बाद एक आध लफ्ज़ ये या तो मैं बोलूँगा तो समझ जाएंगे, नहीं तो एक नोट्स जो आपके साथ PDF में शेयर किए हैं आप उसको भी देख सकते हैं। आप लोगों के साथ हो गए ना शेयर नोट्स? अच्छा जनाब, limited liability applies to the shareholder of the company, it does not apply to the company itself। मैंने ये बात आपको पहले बताई है, लिमिटेड लाइबिलिटी ओनर्स की होती है, खुद कंपनी की नहीं होती। लिमिटेड लाइबिलिटी ओनर्स की होती है, शेयर होल्डर्स की होती है, खुद कंपनी की। कंपनी के पास अगर पैसे हैं और एक जगह नुकसान हो गया तो कंपनी को वो पैसे अदा करने पड़ेंगे। अगर कंपनी के पास पैसे खत्म हो गए तो क्या कंपनी का ओनर जायदाद बेचकर पैसे अदा करेगा? द आंसर इज नो। तो लिमिटेड लायबिलिटी ओनर्स की है, शेयर होल्डर की, खुद कंपनी की नहीं। A company is fully liable for all its debts and liabilities, just as any other person is fully liable for the debts that he or she incurs. Sir, liability of the director. Sir, director की क्या liability है? Sir, director agent of the person है, agent of the company है, कंपनी के बिहाफ पर काम करता है, कंपनी के बिहाफ पर फैसले लेता है। तो डायरेक्टर ने अगर कोई फैसला कंपनी के बिहाफ पर लिया है तो उसके लिए वो पर्सनली लायबल। वो कहते हैं द डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड प्रोवाइडेड दैट दे एक्ट विद इन देयर पावर्स एंड इन अकॉर्डिंग विद द लॉ दे विल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी। लायबिलिटी ऑफ मेंबर
लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ये क्या है? इसका क्या मतलब है, जरा इसको देखते। मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है उसकी बात करा। हमने बार बार ये पढ़ा कि लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट मेंबर्स के लिए है, यही पढ़ा ना, ओनर्स के लिए। तो लाइबिलिटी ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी for the debts of the company is limited to the investment of the company and they do not have to pay any amount in case of insolvency of the company। इसको डिस्कस करते हैं। सर ए बी सी डी ई, अभी 5 बंदे यही थे। कितने शेयर्स थे इनके पास? 1 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 1 मिनट, यही बात हुई थी ना। अब जरा मेरे साथ चलना। कंपनी में नुकसान हो गया, 12 लाख का लॉस हो गया। 10 लाख रुपया तो जितनी इन्वेस्टमेंट थी सारा पैसा लग गया। अब जो बकाया 2 लाख रुपया बचा उसका क्या होगा? क्या ये शेयर होल्डर अपनी जेब से अदा करेंगे अपनी जायदाद बेचकर? द आंसर इज नो, नहीं अदा करेंगे। पता है किसी शेयर होल्डर का ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान हो सकता है? जितना उसने इन्वेस्ट किया था वो डूब जाएगा। यार अब आप मेरी बात सुनो ना, आपने इन्वेस्ट क्यों किया था? ताकि कुछ कमाएंगे, नहीं कमा सके, कंपनी को नुकसान हो गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। लेकिन इससे ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता कि आपको अपनी जायदाद बेचकर नुकसान पूरा करना पड़े। सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। अच्छा जी, अब एक बात और है। सर जी पुराने दौरों में ना एक कॉन्सेप्ट होता था पार्टली पेड शेयर्स का, अब नहीं होता 2017 के बाद में। पार्टली पेड शेयर्स का पता क्या मतलब है? मैं 1 लाख शेयर्स खरीदूंगा, तय हो गया हुआ है, और मैंने 1 लाख शेयर्स 10 लाख के खरीदने थे। अभी फिलहाल मैंने 5 लाख दिया है, फी शेयर 5 रुपए दिए, पार्टली पे किया और पार्टली अभी पेबल है। पार्टली क्या है? पेबल। पहले 2017 से पहले ये वाली चीज अलाउ थी। आपने कमिटमेंट किया आप कितने शेयर लेंगे? 1 लाख। आपने अभी तक 1 लाख के लिए पेमेंट नहीं की पूरी, आपने 1 लाख शेयर्स की आधी पेमेंट की है, आधी करनी है, इसको कहते थे पार्टली पेड। अगर कोई शेयर होल्डर ने पार्टली पे किए हुए शेयर, अगर किसी शेयर होल्डर ने पार्टली पे किए हुए शेयर्स, तो देयर इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ नो फर्दर लायबिलिटी बट ओनली व्हेन द शेयर इशूड बाय द कंपनी हैव नॉट येट बीन फुली पेड अप। सर अब इस केस में ये 5 लाख शेयर जिसकी इसने कमिटमेंट, ये 5 लाख रुपए जो इसने कहे थे मैं पे कर दूंगा, ये इसको पे करने पड़ेंगे। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? आपने कहा मैं 10 लाख रुपए की शेयर खरीदता हूं, 5 लाख पे कर दिए, 5 लाख पेबल थे। ये 5 लाख रुपए आपकी लिमिटेड, ये नो फर्दर, आपने अभी कहा जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उस हद तक लायबिलिटी होगी, यस और नो। लेकिन यहां पर इस रूल की एक्सेप्शन है। इन्वेस्टमेंट तो 5 लाख की थी, लेकिन आपने कमिटमेंट किया था मैं अगले 5 लाख रुपए दे दूंगा, वो आपको देने पड़ेंगे। सर जी समझ आ रही है? ये फर्क है। अभी हमने ये बात की जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उस हद तक लायबल होंगे, लेकिन अगर पार्टली शेयर्स हैं, पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, तो आपने जो कमिटमेंट की थी कि आप पे करेंगे, या जितना अनपेड है उस हद तक आपकी लायबिलिटी
रहेगी। यार ये बात पिक कर सके हो? मैं फिर कहना वहाँ मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, जितना उन्होंने, अगर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और दूसरे नंबर में कहा जितनी इन्वेस्टमेंट की होती है ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ये हो सकता है कि उनकी वो इन्वेस्टमेंट डूब जाए। तीसरी बात, हाँ, अगर पार्टली पेड शेयर्स थे तो जितने अनपेड शेयर्स थे वो तो अदा करने ही पड़ेंगे, वो तो अदा करने ही पड़ेंगे। सपोज that a company has issued 1 million shares with a face value of rupees 10 each and 7.5 of the face value has been paid। 7.5 पे कर दिए। अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए तो जो 10 मिलियन शेयर्स के होल्डर्स हैं उनको बकाया 2.5 मिलियन पे करना पड़ेगा, और ये पैसे कंपनी के डेट्स पे करने के लिए अदा इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये अमाउंट जो है वो डायरेक्टर्स कहेंगे कि भाई तुमने कहा था कि 10 मिलियन के शेयर्स ने बकाया 2.5 पर शेयर के हिसाब से पैसे अदा करो। डायरेक्टर ये पैसे कॉल करेंगे इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। कंपनी अगर बंद नहीं हुई तो भी कह सकते हैं कि पे करो, और अगर कंपनी वाइंडिंग अप में हो गई है तो भी, या कंपनी लिक्विडेट हो गई तो भी कह सकते हैं कि पे करो। सर यहां पर मैं अपनी आज की बात रोक रहा हूं। मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टनरशिप और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी शेयर कैपिटल, शेयर होल्डिंग, शेयर्स का कॉन्सेप्ट दिया, और कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन की बात हुई, लिमिटेड लायबिलिटी की बात हुई, एक कॉर्पोरेट डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी की बात हुई। सर ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं, ये हम E2 तक पहुंच गए। इससे ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह आपको कल पढ़ाया जाएगा। आज मैं यहाँ पर अपनी बात रोक रहा हूँ E2 के बाद। नहीं सर, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।